तो हेलो बच्चों सभी को ऑनलाइन जीनियस में आपका स्वागत है। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टा आई डी यहाँ से पुक्कू26 ज्वाइन कर सकते हैं। PID को इसमें सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एक क्लास 8 का क्या है, अध्याय 2 है और धातु और अधातु के बारे में सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, अगर चैनल में पहली बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, यहाँ वहाँ से नोट जुगाड़ करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। मेरा तो माइक भी ख़राब हो गया। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो धातु एवं अधातु कितना क्लास का है? क्लास 8 का साइंस है। तो ये दूसरा ये है। तो कुछ तत्वों के प्रकृति के नाम है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, ये सब तुम लोग याद करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ से देख सकते हैं एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। उसके बाद वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अगर 30 तक याद कर लेंगे तो और मतलब इसमें काम आने वाला है, उतना काफ़ी है 30 तक। तो उसके बाद सबसे पहले इतना तक याद कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे धातु एवं अधातु। तो धातु के बारे में, धातु क्या? एक Na, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन। ये क्या है? एक धातु है। तत्व जो है धातु का तत्व है। उसके बाद धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो धातु के भौतिक गुण कितना है? टोटल 10 है। तो 10 के बारे में तो सबसे पहला एक पॉइंट जो है तो चमक के बारे में देख सकते हैं। सोना जो होता है वो धातु होता है, तो धातु चमकीले होते हैं। तो पहला यह जो पॉइंट जो होता है, धातु जो क्या होता है वो चमकीला होता है। उसके बाद देख सकते हैं कठोरता। तो सामान्यतः सभी धातु जो जितने भी मतलब धातु ही होते हैं वो कठोर होते हैं। क्या कठोर होते हैं? जैसे लोहा धातु, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु होते हैं। मतलब धातु हुए भी कठोर नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे जो होते हैं जो मतलब धातु हुए भी कठोर नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो कठोर होते हैं। सामान्य सभी धातु ही कठोर होते हैं, मतलब जैसे लोहा, परंतु सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। और कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कठोर नहीं होते। उसके बाद रूप, मतलब अवस्था में परिवर्तन। रूप या अवस्था में दोनों एक ही वर्ड है। तो यहाँ से देख सकते हैं रूप और सभी धातु जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी धातु जो होता है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु मरकरी जो होता है, मरकरी एक ऐसे मतलब ये धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो क्या होगा? ये मरकरी। देख सकते हैं मरकरी हमेशा मतलब धातु होते भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट देखेंगे, धातु के जो गुण है क्या है? गलनांक एवं कथनांक। सामान्यतः सभी धातु जो होता है, सभी धातु क्या होता है? गलनांक एवं कथनांक क्या होगा? यहाँ बिंदु ठीक है, छूटा है, चलो कोई बात नहीं। कथनांक क्या ऊंच होते हैं? क्या होता है? ऊंच होते हैं। परंतु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम गलनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं। देखो सभी जितने भी धातु होते हैं गलनांक और कथनांक क्या ऊंच होते हैं। परंतु सोडियम एक ऐसे, सोडियम और पोटासियम और लिथियम तीन जो ऐसे धातु है जो उसका गलनांक एवं कथनांक बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब धातुओं में से सबसे ज़्यादा सभी धातुओं का ऊंच होते हैं, परंतु तीन ऐसे धातु पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसका जो गलनांक और कथनांक है बहुत ही क्या होता है? कम होता है, निम्न है। यहाँ से देख सकते हैं इसका 5वां पॉइंट, धातु का जो गुण है विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। तो जो विद्युत जो होता है एवं उष्मा का सुचालक होता है, जो विद्युत होता है विद्युत उष्मा का सुचालक है। सभी धातु जो होता है धातु जो होता है सुचालक होते हैं। मतलब जितने भी धातु होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। परंतु शीशा एकमात्र ऐसे मतलब धातु है जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐसे धातु है जो विद्युत का उष्मा का सुचालक, मतलब विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है। तो ये क्या होगा? क्या शीशा जो होता है ना वो क्या होता है? कुचालक है। कुचालक है मतलब एक ऐसे धातु होते हुए वो कुचालक है, मतलब उसमें विद्युत धारा ये नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है। उसके बाद देखा अध्वाधवर्तत। तो अधातुओं को
पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। यही गुण प्रक्रिया को अध्यावधक मतलब जो कुछ कुछ ऐसे मतलब ये होते धातुओं को पीट पीट कर उसको पतली चादर के रूप में मतलब ये करते हो, तो इस जो उस गुण को होते हैं उसको अध्यावधकता कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो छठा सातवां जो है तन्यता। अगर तन्यता के बारे में उसका एक गुण है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु होता है उसके पतली तार के रूप में हम खींचे जा सकते हैं। जैसे कि सोना का हम बहुत दूर तक मतलब 50-60 किलोमीटर दूर तक उसको खींचे, जैसे वो बहुत पतली में खिंचाता है। वो तन्यता बहुत ज़्यादा तन्यता होगा उसका, एकदम एकदम बाल जैसा वो, लेकिन मतलब उतना पतला तक वो खिंचाता चला जाएगा। तो उसका जो तन्यता होता है बहुत अधिक मात्रा में उसको खींचे जा सकते हैं। उसके बाद ध्वनि क्या, जो आवाज़ जो होता है धातु में कठोर सतहों पर टकराने पे ध्वनि उत्पन्न करती है। जो कुछ कुछ ऐसे धातु होते हैं जो मतलब उसमें अगर टकराने से बहुत बढ़िया मतलब सुंदर सुरीला आवाज़ आता है। जो कुछ कुछ ऐसे जो कीर्तन करने वाला जो छमछमी होता है वो भी कितना मधुर सुनाता है, उसमें मतलब अच्छा होता है, बजता है। वैसे ध्वनि के मतलब जो पीतल का है तो वो भी एक धातु है ना, तो इसलिए तो यहाँ से जैसे कि गिरावट मतलब रंग वाला पूछा है। धातु ये भूरे रंग के होते जितने भी धातु होते हैं उसका जो भूरे रंग के होते, परंतु सोना जो होता है सोना धातु होते हुए जो सोना एकमात्र ऐसे धातु है जो क्या होता है धातु होते हुए पीले रंग का होता है। क्या पीले रंग का, जितने भी धातु होते हैं बुरे रंग के होते हैं, परंतु सोना एकमात्र ऐसे धातु है जो पीले रंग के पाए जाते हैं। उसके बाद 10वां उसका गुण देख सकते हैं ऑक्साइड। धातुइक ऑक्साइड जो कि प्रकृति जो क्षारीय हो जाएगा। जो धातुइक ऑक्साइड जो कि प्रकृति जो क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर धातु के उदाहरण में और धातु के भौतिक गुण। तो सबसे पहले इसका चमक देखेंगे। तो चमक में क्या है, चमक में यहाँ देख सकते हैं अधातु चमकीले नहीं होते हैं। जैसे कोयला जो अधातु होता है वो चमकीले नहीं होते हैं। जो कोयला होता है वो चमकीला होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो मतलब अधातु एकदम चमकीला नहीं होता है। परंतु आयोडीन अधातु होते हुए चमक पाए जाते हैं। जो परंतु आयोडीन जो होता है ना वो धातु हुए भी चमक पाए जाते हैं। मतलब जितने भी उसमें ये मतलब आयोडीन जो होता है अधातु होते भी क्या चमक पाए जाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं उसका दूसरा जो पॉइंट है कठोरता। सामान्यतः अधातु के जो गुण है अधातु के भौतिक गुण के बारे में, तो कठोरता दूसरा पॉइंट है। सामान्यतः अधातु जो होते हैं कठोर नहीं होते। जो अधातु जो कठोर नहीं होते जैसे कोयला, परंतु हीरा एक कठोर होते हैं। जो मतलब सामान्यतः धातु जो कठोर नहीं होते, सभी मतलब कठोर नहीं होते, लेकिन जैसे कोयला देख सकते हैं। उसके बाद परंतु हीरा जो है बहुत कठोर होता है। उसके बाद दूसरा इसका रूप में अवस्था में जो होता है, रूप अवस्था में परिवर्तन। अधातु ठोस एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातु होते अधातु होते हैं उसको गैस अवस्था या अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका अधातु का जो गलनांक कथनांक, अधातु का गलनांक कथनांक निम्न होते हैं। जो अधातु होते हैं उसका गलनांक और कथनांक एकदम निम्न होते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 5वां विद्युत एवं उष्मा का कुचालक जो होता है ना। अधातु जो होता है विद्युत एवं उष्मा का कुचालक, अधातु जो होता है विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है कुचालक होता है। परंतु ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर में रॉड रहता है ना ये जैसा, तो उसमें जो वही वाला ग्रेफाइट है। परंतु ग्रेफाइट विद्युत एवं क्या उष्मा का सुचालक होता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत के उष्मा का कुचालक होता है। जो विद्युत है उष्मा का क्या होगा कुचालक होता है। तो जो इसमें कुचालक जो ग्रेफाइट है उसमें, लेकिन उसमें विद्युत का चालन होता है, मतलब विद्युत उसमें प्रवाहित होता है। उससे अधावधता क्या है कि अधातु अधावधता नहीं होते है। जो अधातु में उसका जो गुण है वो अधावधता नहीं होता है। और तन्यता, अधातु में तन्यता भी नहीं होता। अधातु जो होता है उसमें तन्यता उसको खींचा भी नहीं जा सकता है। उसके बाद ध्वनिक मतलब आवाज़। अधातु में कठोर सतह पर टकराने पर जो उसमें अगर अधातु को कठोर सतह में टकराने से भी कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। उसके बाद देख सकते हैं ऑक्साइड अधातु जो होता है ना, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है, अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है क्या होता है अम्ल होता है। जो उसका जो ये होता है मतलब अम्ल के रूप में उसको पाए जाते हैं।
अब धातु के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। धातु के रासायनिक, तो धातु के 5 रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या? वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षारीय के साथ अभिक्रिया। ये 5 पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं। वायु की जो होता है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड प्रदान, जब क्या होता है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या धातु के ऑक्साइड प्रदान करता है। जो होता है क्या होता है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या धातु के ऑक्साइड प्रदान करता है। धातु के ऑक्साइड जैसे देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो इसको 2 लगा लिए इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको बैलेंस में 2 कॉपर ऑक्साइड इसको बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर आयरन 4 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो यहाँ भी 3 दूनी 6 और आयरन 2 है। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से मतलब बैलेंस है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं विभिन्न धातु के, उसका दूसरा जो ये है विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ जो होता है ना अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। जो विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ क्या अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम और पोटासियम वायु के उपस्थिति में आने पर क्या होता है आग पकड़ लेती है। अगर सोडियम और पोटासियम को एक साथ मतलब वायु की उपस्थिति में लाएंगे तो वो आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम एवं पोटासियम को धातु को मिट्टी के तेल में मतलब केरासिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। मतलब सोडियम और पोटासियम में कैसे मतलब इतना मतलब अगर उसको वायु की उपस्थिति में लाएंगे तो वो जल्दी ही आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको हम सोडियम और पोटेशियम को धातु को मिट्टी के तेल से डुबा कर रखे जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड मतलब शीशा के पोटेशियम ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। जो होता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और जिंक जो होता है लेड वो शीशा ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ई वाला सोडियम और पोटासियम वायु के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ना मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक के साथ पोटेशियम ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, एकदम धीरे धीरे अभिक्रिया। यहाँ से देख सकते हैं जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ, जो लोहा होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जो लोह चूर्ण होता है, लोहा का जो चूर्ण होता है वायु के उपस्थिति में आने पर वो क्या जलने लगता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण जो होता है वायु की उपस्थिति में आने के कारण क्या होता है जलने लगता है, जल जाता है। उसके बाद यहाँ 5वां पॉइंट में हम देख सकते हैं कॉपर वायु के उपस्थिति में आने पर उसमें काली रंग का परत जम जाती है। जो कॉपर जो होता है ना कॉपर अगर वायु की उपस्थिति में आएंगे तो उसमें काले रंग का एक परत चढ़ जाता है। जैसे कि कुछ छड़ को अगर हम बाहर में रख देते देखते हैं तो उसमें अगर वायु की और नमी की उपस्थिति मतलब संपर्क में आ जाता है तो उसमें एक प्रकार का मतलब परत जम जाता है। उसी प्रकार कॉपर वायु की उपस्थिति में आने पर उसमें काली रंग का एक परत जम जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ सोना और चांदी जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना चांदी जितना मतलब ये अभिक्रिया होने के बाद वो एकदम मतलब दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे तो वायु के मतलब सोना को अगर हम वायु में या पानी में फेंक के रख देंगे तो पर भी सोना और चांदी एक दूसरे के साथ मतलब कभी भी अभिक्रिया वायु के साथ अगर मतलब सोना चांदी मतलब वायु के संपर्क में आने से भी उसमें कोई मतलब अभिक्रिया नहीं करते। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दूसरा पॉइंट जल के साथ अभिक्रिया। क्या है जल के साथ अभिक्रिया? तो जल के साथ अभिक्रिया धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड प्रदान करता है। जो धातु होता है क्या होता है जल के साथ अभिक्रिया करके और हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड प्रदान करती है एवं हाइड्रोजन गैस जो उसमें हाइड्रो गैस निकलती है। यहाँ देख सकते 2 सोडियम है और हाइड्रोजन के साथ 2NaOH इसको बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। यहाँ हाइड्रोजन 4 इस पर 2NaOH बनाए और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए। यहाँ एल्युमिनियम और यहाँ हाइड्रोजन मतलब यहाँ पानी एल्युमिनियम और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे Al2O3 बनाएगा और 3H2O बाहर चला जाएगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 रखा है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार बैलेंस 3H2 मतलब यहाँ बाहर निकल जाएगा। धातु जल की जो होता है जल की विभिन्न अवस्था में अभिक्रिया करते हैं। धातु जो होता है जल के विभिन्न अवस्था में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडी पानी के साथ अभिक्रिया
करती है। जो सोडियम और पोटासियम जो धातु होता है वो कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो एक होता है एल्युमिनियम आयरन जो होता है, एल्युमिनियम आयरन एक जिंक जस्ता, जो जिंक को जस्ता बोला जाता है, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब पानी के धातु जो होता है विभिन्न अवस्था में अभिक्रिया करती है, उसी को मतलब दिए गए है। तो एल्युमिनियम जो आयरन है जिंक जस्ता जो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट में हम देख सकते हैं मैग्नीशियम जो होता है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है Mg वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म वाला पानी, मतलब गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठंडा से नहीं करेगा। उसके बाद सोना जो होता है, चांदी, सोना चांदी जो होता है कॉपर एवं शीशा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो सोना और चांदी और कॉपर जो होता है वो शीशा, कॉपर एवं शीशा जो होता है, एवं बिंदु तो यहाँ छूटा है, जो होता है शीशा जल के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करे लवण और लवण बनाता है और तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। मतलब धातु क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। लवण धातु जो होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सोडियम जो है ये हाइड्रोजन ये है, और ये लवण मतलब HCl, मतलब ये धातु अम्लों के साथ, ये धातु है और ये अम्ल है HCl, ये क्या बनेगा, लवण और जल बनाएगा, नहीं लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो NaCl क्या है, एक नमक है और हाइड्रोजन ये गैस प्रदान करता है, ये बाहर निकालता है। यहाँ 2Na है इसलिए मतलब यहाँ भी 2Na, इसको बैलेंस करने के लिए दो दो सब लिखे हैं। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब इससे पूरा पूरी बैलेंस है। यहाँ पर देख सकते मैग्नीशियम एक धातु है, ये अम्ल है HCl, इसके मैग्नीशियम HCl, अगर इसको ये करेंगे तो MgCl2 बनाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट पेज में क्षार, यहाँ देख सकते हैं जब कोई धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्षार की उपस्थिति में धातु को विस्थापित कर देता है। जो जब कोई धातु जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्षार बस धातु को विस्थापित कर देता है एवं पुनः उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। मतलब जब कोई धातु जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय के साथ अभिक्रिया करती है, क्या करता है, उपस्थित धातु को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है एवं पुनः उसका स्थान पर ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया का, तो हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसको तुम लोग लिख लीजिएगा, नेट में खोज लीजिए तो मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर धातु के रासायनिक अभिक्रिया। धातु का जो है रासायनिक अभिक्रिया, धातु के रासायनिक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। जो धातु होता है ना, और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ से देख सकते हैं कार्बन, ये अधातु है, ऑक्सीजन के साथ CO2 अधातु को ऑक्साइड का बनाता है। यहाँ ये भी ऑक्सीजन के SO2 बनाता है। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। जो अधातु होता है कमरे के ताप पर वायु के साथ प्रतिक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। जो कमरे के ताप पर वायु जो होता है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। उसके बाद उपवाद जो फास्फोरस जो होता है कमरे के ताप पर जो वायु के से प्रतिक्रिया करके फास्फोरस जो होता है प्रदान करती है, इसलिए फास्फोरस को जल के साथ संग्रह करके रखा जाता है। जो ये होता है बाद फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु से प्रतिक्रिया करके मैं फास्फोरस को, मतलब कि इसलिए फास्फोरस को जल के संग्रह कर लिया जाता है। मतलब उसको वायु के, मतलब ये में ताप पर वायु के प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए उसको हम लोग जल के साथ संग्रह करके रखे जाते हैं। उसका जो इक्वेशन यहाँ देख सकते हैं, जैसे PO4 5O2 तो 2P2O5 यहाँ बनाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करते धातु अधातु के रासायनिक अभिक्रिया आधार पर अंतर स्पष्ट देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्का है मेरे तरफ से। तो यहाँ देख सकते हैं धातु और अधातु को लिखा गया। तो धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्रदान, धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते धातु ऑक्साइड प्रदान करते। उसके अधातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं।
और यहाँ दूसरा पॉइंट, धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया क्षारीय करती है, मतलब धातु ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया क्षारीय क्षारीय होती है होगा, मतलब धातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जो होती है क्षारीय होती है। और धातु ऑक्साइड की प्राकृति क्या आता है, ये प्राकृति है, प्राकृति अम्ल होता है। इसमें ऑक्साइड जो उसका अम्ल होता है, ये धातु में क्या होता है, ये इसका प्राकृतिक क्षारीय होता है, और अधातु में इसका प्राकृतिक क्या आता है, अम्ल होता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जो धातु होता है अम्लों के साथ जो होता है उसका अभिक्रिया करके लवण और क्या बनना, हाइड्रोजन गैस निकालता है, प्रदान करता है। उसके बाद अधातु अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, मतलब अधातु जो होता है लवण के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं कर सकते। वहाँ से और एक बार देख सकते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्रदान कर, धातु ऑक्साइड प्रदान करती। इससे पहले भी हम लोग उसके आगे पॉइंट में देखे। उसके बाद धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते अधातु ऑक्साइड प्रदान, जो अधातु होता है ऑक्सीजन के साथ, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्या प्रदान करता है, मतलब उसके साथ अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाता है। एकदम इजी है। इसलिए धातु किसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, और ये अधातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अधातु ऑक्साइड प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे धातु की ऑक्साइड की जो प्रकृति है क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति क्षारीय होती है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है अम्ल होता है। उसके बाद धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और धातु जो होता है ना, धातु जो होता है धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान कर। और धातु जो होता है अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर, मतलब अम्लों के साथ कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं करते। उसके बाद यहाँ देखेंगे धातु का उपयोग, धातु की मतलब किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले देखेंगे पुल के निर्माण में हम उसको करते हैं। लोहा जो होता है उसके रॉड के रूप में हम लोग किए जाते हैं। उसके बाद बर्तन बनाने में तांबा और लोहा, विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, वो भी धातु है। उसके बाद इसके पटाखे बनाने में एमजी जो होता है, उसको पटाखे बना के लिए दीपावली में आ रहा है, तो दीपावली में भी बहुत लोग पटाखे एमजी उससे मतलब पटाखा बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते, यहाँ थर्मामीटर या पारा में, एक्सरे में लेड पीबी शीशा वाला, एक्सरे में लेड पीबी, और थर्मामीटर पारा के रूप में, अंतरिक्ष में इसका सोडियम और टाइटेनियम के रूप में। उसके बाद अधातु का उपयोग देखेंगे। उसके बाद ये मतलब पॉइंट सब खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। इतने रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब मेरे को क्या चाहिए, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, तो इतना कर देंगे। मेरा जो चैनल है आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने से आपका क्या जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो बच्चों इतना ही। तो देखते हैं अधातु का उपयोग। तो अधातु को सजीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, सजीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन होता है। दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का उपयोग के लिए वनस्पति घी के रूप में हम लोग करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। जैसे एरोप्लेन होता है, उसमें जो हाइड्रोजन गैस से उछलता है। इस प्रकार क्लोरीन का उपयोग जो होता है जल के शुद्धिकरण में करते हैं। क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, जल के शुद्धिकरण में। उसके बाद आयोडीन का उपयोग करते हैं, आयोडीन नमक बनाने में। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर का पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आंसर उसको देखेंगे। तो धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा ऑनलाइन जीनियस चैनल है, और मेरा इंस्टा ID POCO22 से FB ID में भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद।